माता दी। मैं मनाली गोसाई आप सबकी होस्ट मेरी पूरी टीम हालता चालता शॉर्टकास्ट की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, शुक्रिया शुक्रिया, ऐसे कई गाने। सबसे ज्यादा तो जब हम ये गाना सुनते हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, कितने ही आशिकों का दिल टूट गया है, तो बस यही धुन वो सुनते रहते हैं। फ्रेंड्स, आप सब उन्हें निखिल विनय से पहचानते हैं। दे वर टू पार्टनर्स। सो निखिल विनय जी तो हमारे साथ जुड़ नहीं सके, लेकिन निखिल कामत जी हमारे साथ है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। वेलकम सर, वेलकम टू आवर स्टूडियो हालता चालता शॉर्टकास्ट। ये जर्नी ये कहाँ से शुरू हुई? जब मैं 7वीं में था तो एक पोएट्री, मराठी पोएट्री हमको स्कूल में, मैं पाम्बी स्कूल में पढ़ता था। मेरे सीनियर थे सुनील शेट्टी साहब, हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो एक दिन क्या हो गया कि एक बहुत लंबी पोएट्री थी बाल भारती मराठी बुक में। तो सब लोग को टीचर ने बोला, मिसेस जयकर थी, कि आपको ये पोएट्री आप लोग याद करके आप लोगों को कल यहाँ आना है। तो मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन मेरे से वो याद नहीं हुआ। तो मैं बहुत डर गया। तो लेकिन मैं वो जब पोएट्री पढ़ रहा था, सडनली ना इसकी एक धुन आने लगी। आई वॉज इन द 7th स्टैंडर्ड, आई वॉज 13 years old। और तो जब मैं वो धुन गा रहा था, तो वो धुन में वो मुझे याद आने लगी वो पोएट्री। तो यू वोंट बिलीव इट, जब मेरी बारी आई तो मैं उठा और मैं टीचर को बोला कि टीचर, आई विल सिंग दिस सॉन्ग, आई विल नॉट से द पोएट्री। तो मैंने गाया, या बाळानो या रे या, लव कर भर भर सारे या, मजा करा रे मजा करा, आज दिवस तुमचा समजा, खिळबिळती बागिळती या नगराला लागूया, सुंदर आहे दुसरी दुनिया। सो ये पाइट पाइपर जो कहानी थी ना, जब वो मेयर ने वो पैसा नहीं दिया पाइट पाइपर को कि वो रैट्स को उन्होंने भगाया था, तो ये वो स्टोरी था, ये वो था। तो ये मेरा फर्स्ट कॉम्पोजिशन है और पूरे क्लास में सब हंसने लगे। लेकिन मिसेस जयकर जी जो थी, उनको मालूम था कि इसमें संगीत में रुचि है, तो उसने बोला, हु मेड दिस ट्यून? तो मैंने बोला, ये धुन मैंने बनाई। और यू वोंट बिलीव इट, मुझे पूरा याद आ गया पोएट्री। वो 3 पेज का वो था और मुझे याद है। सो दैट डे आई रियलाइज्ड माय लव फॉर म्यूजिक एंड माय एबिलिटी टू कंपोज म्यूजिक। वाओ, तो यहाँ से शुरू हो गया। 13 साल की उम्र से। 13 साल की उम्र से। एंड नो ट्रेनिंग ऑफ म्यूजिक। अभी भी मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ सीखा नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत सुना हूँ म्यूजिक। क्या बात है। लेकिन 13 साल की उम्र एंड फिर 90s में जितनी भी म्यूजिक कंपोजिंग सब हुई है, जो गाने, आई मीन ऐसा कोई गाना नहीं होगा जो आज भी हम नहीं सुनते हैं। थैंक यू। और निखिल विनय जी, आप दोनों साथ में ही थे। जी जी जी। लेकिन अब आप दोनों अलग हो गए हैं। जी जी जी। क्या रीजन है? 2014 में मुझे ऐसा लगता है कि 2000 विनय, ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय ब्रदर, ही इज एवरीथिंग। हम लोग अभी भी मिलते हैं। तो उन्होंने थ्रू सेक्रेटरी ऐसा एक फीलिंग दिया कि ही वांट्स टू मूव टू लंदन, और मे बी ही वांट्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली, और मे बी ही वांट्स टू डू समथिंग ऑन हिज ओन। एक पीरियड था, 16 साल हम लोगों ने काम किया, बहुत सारा काम किया। नॉन फिल्म तो इतना किया कि पूछो मत। फिल्म भी करते रहे बीच बीच में। बहुत लकी थे, क्योंकि वो जो 16 years का पीरियड था ना, मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स किए। ऐसा एक भी दिन नहीं था कि हम लोग ने काम नहीं किया। तो मुझे ऐसा एक फीलिंग आ गया कि ही वांट्स टू मूव हेड, और मे बी वांट्स टू वर्क ऑन हिज ओन। और हर आदमी की एक अंदर की एक आवाज होती है ना। तो हम लोग मिले, तो बोल रहा था, आई एम नॉट वेरी हैप्पी नाउ, थोड़ी आई थिंक आई शुड परस्यू माय ओन करियर। तो मैं इमीडिएटली एग्री किया, एंड बहुत अच्छी तरह से हम लोग मिले, और अभी भी दोस्त है। और अभी मैंने उनके वाइफ के साथ भी मैंने कुछ गाने ऐसे कंपोजर किया, हिज वाइफ निशा जैन जी। तो उन्होंने मेरे कंपोजिशन गाए। तो जब भी वो लंदन से आते हैं, मिलते हैं। तो फिर वहां से मेरी एक सिंगुलर बोलते हैं एज अ सोलो कंपोजर जर्नी शुरू हो गया। मीन कैन से रीबर्थ। जब आपने शुरू किया तब तो दौर बहुत अलग था, बिकॉज लाइव म्यूजिक, चाहे वो वायलिन हो, फ्लूट हो, अब डिजिटल है जी। तो आपको किसमें ज्यादा मजा आता है, वो ओरिजिनल म्यूजिक के साथ या डिजिटल के साथ? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। और मैं आपको सच बात बोलूं कि अभी जो म्यूजिक है इट्स डिजिटल, बट लोग खुश नहीं है, कुछ ना कुछ मिसिंग है। कितने भी गाने हो, उनकी लॉन्जिटिविटी नहीं है। द रीजन इज कि उसमें एक्यूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है।
जब लाइव बीट होता था तो वेरिएशंस होते थे, फिर वो लेदर का साउंड आता है, डिंग टक, डिंग टक, एक आदमी बजा रहा है, कभी ये बजा रहा है, फिर वो गिटार बज रहा है, एक ह्यूमन फील था. तो नो, ईच इंस्ट्रूमेंट इज लाइक इंस्ट्रूमेंट दैट इज क्रिएटेड बाय गॉड. करेक्ट. तो हम लोग बहुत लकी थे, और मैं भी बहुत लकी था कि हम लोग ने एक एक गाना 100 म्यूजिशियंस के साथ किया. 40 वायलिन्स तो थे, कोई भी गाना नहीं था जिसमें 120 130 म्यूजिशियन नहीं थे. कम से कम 40 रिदम्स होते थे, 8 ढोलक, यानी पूरा हॉल जो था वो भरा हुआ था ओनली फॉर द रिदम ट्रैक. जैसे हम एक गाना है हम तुम्हारे सनम, उसमें तो 30 कोरस थे. तो वो जो एक फीलिंग है, सब इतने इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे, रियल वायलिन्स बज रहे, तो वो हाउ कैन यू कंपेयर दैट विद अ डिजिटल सॉन्ग? ट्रू, एक्चुअली यू कांट. हमें धुन सुनाई देती थी, अभी क्या ऐसे लगता है कि सारे गाने एक जैसे हैं. एक जैसे, बिकॉज दे हैव बीन प्रोग्राम, नो. या एंड आई वांट टू टेल यू कि अब्रॉड ये जो कंपोजर्स है, जॉन विलियम्स है, हैंस जिमर है, ये लोग अभी भी 200-300 म्यूजिशियंस के साथ बैकग्राउंड या सॉन्ग्स करते हैं. यस, अभी आप स्टार वॉर्स देखो या हैंस जिमर के कोई भी स्कोर्स देखो, यू विल सी अ ह्यूज ऑर्केस्ट्रा. तो आई डोंट नो क्या ये है कि आप इतने कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हो, मोनोटोनस भी हो रहा है, फिर भी लोग कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन. अभी आपने कहा कि अब्रॉड में लाइव म्यूजिक के साथ करते हैं, जी सो एआई करके एप्स जो आ रहे हैं, जी जी. क्या आप उसको कभी यूटिलाइज करते हैं? देखो मनाली जी, इट इज आवर ड्यूटी टू मूव विद टेक्नोलॉजी. मैं लॉजिक पे प्रोग्रामिंग भी करता हूँ, इन द सेंस मेरे पास एक छोटा सेटअप है और मैं एआई को भी यूज करता हूँ, बट आई डोंट टेक द कॉम्पोजिशन. मैं एआई की कॉम्पोजिशन सुनता हूँ कि उसका ट्रेंड क्या है, उसकी बीट्स क्या है, उसका फील क्या है, बट आई डोंट कॉपी द एआई कॉम्पोजिशन. अगर मुझे कुछ काम करना है या एक जिंगल बनाना है तो मैं डेफिनेटली कुछ लिरिक्स भी डाल के देखता हूँ कि कैसा आता है. आई सीक हेल्प ऑफ एआई बट आई डोंट यूज द कॉम्पोजिशन. एक फील आता है कि इस तरह का गाना बन सकता है. ओके. और मैंने एक चीज और नोट किया, आप एआई का अगर कॉम्पोजिशन लिया ना, उसकी टिपिकल एक चलन होती है, वो पता चलता है ऑडियंस को कि ये ट्यून एआई का ट्यून है. आई कैन गारंटी ऑन दिस. वो एक टिपिकल एक वॉइस आता है, उसकी एक चलन ऐसी है, वो लिरिक्स को भी तोड़ देता है कभी कभी, और वो थोड़ा सा अननेचुरल कॉम्पोजिशन होता है. तो आई हियर डेफिनेटली जस्ट फॉर अ रेफरेंस, बट आई डोंट कॉपी एनी कॉम्पोजिशन ऑफ एआई. कई सारे सिंगर्स के साथ काम किया है आपने, बिकॉज बहुत 90s का दौर तो ऐसा था कि ऐसे कोई भी गाने होंगे ही नहीं कि हिट नहीं हुए हैं. जी जी जी. तो किनके साथ ज्यादा मजा आया था आपको? मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि दिस नॉट डिप्लोमेटिक, कि सभी सिंगर्स ने मेरा बहुत साथ दिया. सभी. जब हम लोग करियर शुरू किया तो उदित जी थे, अभी भी उदित जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, फिर कुमार सानू जी थे, जितने भी टॉप के प्लेबैक सिंगर्स, दे वर ऑलवेज अवेलेबल टू द म्यूजिक डायरेक्टर. कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर था, दे यूज्ड टू वर्क फॉर देम. तो आई वाज वेरी लकी कि सभी के साथ मैंने काम किया. मैंने लता जी के साथ भी काम किया, आशा जी के साथ भी काम किया. जगजीत जी का गाना आप जानते ही, कोई फरियाद तेरे दिल में, तो वो गाना जगजीत जी ने अपने फर्स्ट 10 बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ हिज लाइफ. तो I was really lucky in this matter. देखो क्या होता है कि सिंगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कॉम्पोजिशन बनाया तो लास्ट जो सिक्सर मारना है वो सिंगर ही मारेगा. सोनू निगम जी के साथ काम किया, शान जी के साथ काम किया, एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ मैंने 90s में ही काम किया. एक फिल्म आई थी चोर और चांद. चोर और चांद के गाने एसपी बालासुब्रमण्यम जी ने ही गाए. तो आई वाज वेरी लकी, आई वर्कड विद एवरीवन. कभी ऐसा हुआ है उनके साथ के बोल गा रहे हैं, वो म्यूजिक कर रहे हैं, एंड सडनली नहीं इस धुन में ऐसी मजा नहीं आ रही, कुछ तो ऐसा कुछ कर, कभी हुआ है ऐसा कुछ इंसिडेंट? नहीं, ऐसा कभी इंसिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि संगीतकार जब गाना बनाता है और जब गाना फाइनल होता है, देयर कम्स द प्रिपरेशन. और मैं ना प्रिपरेशन में बहुत बिलीव करता हूँ कि गाना हो गया, अरे कल देखा जाएगा, कुछ नहीं. तब मैं वो स्केल पे काम करता हूँ. स्केल पे मैं जब डिसाइड हुआ कि ये फीमेल गाना है, तो फिर मैं सिंगर को फोन करता हूँ. और मैं बहुत फेमस हूँ कि मैं 90s में सब सिंगरों को फोन करता था. मैं और विनय बैठे थे, तो गाना था तुम बिन जिया जाए कैसे. तो संदिली सिन्हा जी रिकॉर्डिंग में आई थी, तो अनुभव सिन्हा ने मिला कि निखिल जी, दिस इज संदिली सिन्हा, शी इज द हीरोइन ऑफ द फिल्म तुम बिन. तो हाय निखिल, हाउ आर यू. तो मैंने उसकी वॉइस सुनी, तो मुझे मालूम था कि ये वॉइस का कौन सिंगर होगा. तो मैं रात को जब विनय के साथ हम लोग बैठे म्यूजिक रूम में, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि दिस शुड बी चित्रा जी. तो भूषण जी को बोला कि संदिली सिन्हा का जो पर्सनालिटी है, जिस तरह से वो बात करती है, दैट इज, ये गाना चित्रा जी को गाना है. तो भूषण जी ने इमीडिएटली फोन किया अपने मैनेजर को, प्रभाकर जी को, साउथ में, चेन्नई में,
और अनुभव जी, मैं और विनय गए वहां, और रात को मैंने उनसे बात की थी कि मैंने उनको गाना सुनाया था कि ये गाना है, हल्का सा मैंने गुनगुनाया था कि तुम बिन जिया जाए कैसे कैसे, तो उन्होंने मुझे स्केल दिया था ए मेजर, फिर मैंने बी मेजर में फोन पे सुनाया उनको, तो जब वो गा रही थी मैंने स्केल नोट कर दिया। Okay. तो उसके पहले नेक्स्ट डे मैंने ट्रैक बनाया, तो एंड शी वेंट ऑन द माइक, आई वाज राइट। इफ यू आर प्रिपेयर्ड Yes. और अपने सिंगर के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। Okay. और मैं आपको सच बात बोलूं, किसी सिंगर के साथ कभी वो विवाद हुआ नहीं Yes. धुन को लेके, True. क्योंकि आप जब प्रिपेयर होके जाओगे तो वो सिंगर कंफर्टेबल ही रहेगा। True. करेक्ट। तो आपको जब गाना फाइनल है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके टेम्पो पे, उसके अरेंजमेंट पे, कॉर्ड्स पे। ऐसे कॉर्ड्स मत डालो गाने में कि सिंगर डिस्टर्ब हो जाए। यू नो, यू हैव टू बी परफेक्ट इन योर ट्रैक। कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। एक और गाना था जो, सॉरी गोविंदा सर, मेरी पैंट भी सेक्सी, हाँ 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 हाँ, राइट। गाना बहुत चला था, हाँ बहुत। कंट्रोवर्सी भी थी जी, बिकॉज़ बिल्कुल। गाना ही वैसा था। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त क्या गो थ्रू किया आपने? दुलारा जो फिल्म थी, विमल कुमार जी ने डायरेक्ट किया था, और हम लोग ने 3-4 लव सॉन्ग रिकॉर्ड किए थे। तब एक आइटम की जरूरत थी, क्योंकि गोविंदा जी का पर्सनालिटी वही है, तो गोविंदा जी का ही आइडिया था कि व्हाई डोंट वी डू समथिंग लाइक राइट साइड फ्रेट, यू नो, आई एम टू सेक्सी फॉर माय शूज, ऐसा कुछ सोचा था। तब मैं और विनय जी ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग वो धुन नहीं लेंगे। Okay. हाँ, चाहे कोई भी कुछ करो, हम लोग कॉपी नहीं करेंगे। तब हम लोग विमल जी के ऑफिस में बैठे थे और रानी मलिक जी द लिरिसिस्ट वाज देयर, तो उन्होंने एक लाइन दिया कि एक है अनारिया सो है बीमारिया। बातचीत चल रही, गोविंदा जी भी थे, तो जैसे उन्होंने वो लाइन बोला ना, लिखा उन्होंने, तो हम लोग ने सडनली हम लोग टूट पड़े वो शायरी पे। एक है अनारिया सो है बीमारिया, ये दिल में किस किस को दूं। तो गोविंदा जी अरे वाह वाह वाह, क्योंकि मेरी पैंट भी सेक्सी, सो इट्स बिकेम आवर कंपोजिशन, आवर लिरिक। व्हाई कॉपी सम सॉन्ग, यू नो। अब निखिल विनय के करियर में जाओ, इवन अच्छा सिला दिया, वो एक पैरोडी था अताउल्लाह खान जी, जो हम लोग ने एडमिट किया वहां कि रीअरेंज्ड है वो गाना। इवन एल्बम में हम लोग ने फुल क्रेडिट उस गाने का नहीं लिया, लेकिन नो डाउट हम लोग ने उसको ऐसा पेश किया। सो वी ट्राई टू अवॉइड कॉपिंग एनी कंपोजिशन। उसका एक और किस्सा है कि वो गोविंदा जी इनिशियली वाज नॉट सपोज्ड टू सिंग दैट सॉन्ग। ओके। या वो जब आए रिकॉर्डिंग में तो इमीडिएटली फिर उनका मूड हो गया बॉम्बे लैब में, तो इन्होंने बोला मैं ये गाऊंगा अभी फुल एंड फाइनल। थोड़ा सा टेंटेटिव था उनका कि वो गाएंगे कि नहीं गाएंगे। मैंने एक सिंगर को सुनाया भी था 20 स्केल के लिए, तो वो सिंगर बार बार मुझे पूछता है वो गाना, सर वो गाना शायद मेरे लिए था ना, तो मैंने बोला आपको मैं एक दूसरा गाना दूंगा। तो ये चीजें होती है, पर गोविंदा जी ने वो बहुत जबरदस्त गाया गाना। नहीं सीरियसली बहुत जबरदस्त, अमेजिंग था वो। अमेजिंग। गोविंदा सर, अगर आप हमारे शॉर्टकास्ट देखते, सच्ची में बहुत अच्छा गाना था सीरियसली, और हम वेट कर रहे हैं अगला गाना कब गा रहे हो। बिल्कुल। और ये गाना ना मैं बताऊं 1 टेक में रिकॉर्ड हुआ था। मींस इट वाज अ लाइव सॉन्ग, फुल सॉन्ग लाइव। थोड़ा बहुत रिहर्सल हुए, लेकिन दैट वाज द स्टोरी। ये तो है हमारी इंडस्ट्री की बातें जी, लेकिन हमें ये भी पता चला है कि स्पिरिचुअली आप बहुत डीप हो जी। ये कहाँ से आया? ये एक छोटी सी कहानी, अगर आप माइंड में जी जी। मैं जब 13 इयर्स का था, मेरे पिताजी का डेथ हो गया। Okay. तो उस समय बिल्कुल अंधेरा था। मेरे ब्रदर मेरे से बड़े हैं, 14 इयर्स का डिफरेंस है। तो ही हैड फेल्ड सीए, बिकॉज मेरे पिताजी के साथ हो जाते थे, अच्छा। ये ऑपरेशन हो रहा है, वो ऑपरेशन हो रहा है। तो मेरी मदर के फ्रेंड ने हमें दादर शिवसेना भवन के पास है, वहां है स्वामी समर्थ के मंदिर। मुझे कुछ मालूम नहीं था श्री स्वामी समर्थ कौन है। मैं बहुत छोटा था, तो जब मैं वो मूर्ति देखा मेरा कनेक्ट हो गया। सडनली रोशनी देखने लगी। अच्छा। हाँ, मुझे एक होप आया मुझे कि अभी जो अर्निंग मेंबर कोई नहीं था, कुछ होगा। Within 6 months, my brother passed away. Wow. तो मुझे मालूम था कि मुझे स्पिरिचुअलिज्म में आना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त था बिल्डिंग में, उनका नाम है योगेश वडवाना। तो एक दिन हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा जल्दी जाना है क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ
बैप्स के मंदिर में, और वहाँ प्रमुख स्वामी जी आने वाले। तो मैंने उनको बोला, क्या मैं भी आ सकता हूँ? तो बोलते, आप जानते हो क्या व्हाट इज बैप्स एंड व्हाट इज स्वामीनारायण भगवान जी? ऐसे मैं सब जानता हूँ सर, मैं जाता हूँ मंदिर में वो। लेकिन मैं जब दादर जाता था, एक स्टूडियो होता था वहाँ, श्री साउंड, चित्रा सिनेमा के सामने। तो मैं क्या करता था, मैं जब आता था मैं बैप्स के मंदिर में पूजा करता था और फिर मैं श्री साउंड में रिकॉर्डिंग में जाता था। तो मैंने बोला बिल्कुल मैं मिलना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट डे मैं और मेरे बड़े भाई हम लोग गए योगेश वडवाना के साथ, एंड दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद प्रमुख स्वामी जी, एंड आई वाज वेरी लकी कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया। और मैं और एक किस्सा आपको सुनाऊंगा कि उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मुझे अभी मेरा पार्टनरशिप टूट गया था उस समय। मीन्स मैं अकेला, निखिल कामत कुछ वजूद नहीं था, क्योंकि निखिल मैंने तो नहीं था। तो मैंने प्रमुख स्वामी जी को पूछा था कि सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं करियर यही कंटिन्यू करूं कि ये लाइन छोड़ दूं? तो प्रमुख स्वामी जी को आई थिंक अक्षर कीर्तन दास स्वामी वाज देयर, ही एक्सप्लेन्ड इट टू एंड उन्होंने बोला, इनको बोलो कि मीन्स मुझे बोला गुजराती में कि यही करियर आप ले लो, आप इसी में सफल होंगे। और वो उस दिन के बाद मैं रुका नहीं, एंड आई वाज वेरी लकी। देन आई मेट ज्ञान वत्सल स्वामी जी। अभी उनका बुक रिलीज हो गया इंस्पायर करके, तो उनके साथ भी मैं रेगुलर कांटेक्ट में रहता हूँ, उनके मीटिंग्स में जाता हूँ, मैं मंदिर में पूजा करता हूँ। मेरा एक दोस्त है श्री मुकेश भाई पटेल, उनके वजह से मैंने सब मंदिर देखे, भूज का मंदिर देखा, गुंडल का मंदिर देखा, और हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते थे, सारंगपुर मंदिर देखा। तो ये जो मेरा स्पिरिचुअल दौर है, श्री स्वामी समर जी है, और बैप्स की वजह से स्वामीनारायण भगवान, मैं कालूपुर मंदिर में भी गया, आई गो एवरीवेयर। तो उसमें मेरे म्यूजिक में बहुत फर्क पड़ा। तो जब मैं पियानो पे बैठता हूँ तो मेरा एक मंदिर है, उसमें सभी लोग हैं और सब फोटोग्राफ्स है, मैं उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं बैठता हूँ। कुछ भी चैलेंजिंग सिचुएशन मिल जाता है, मैं बैठता हूँ पियानो पे और मैं बस इन्हीं लोगों का नाम लेके वो मैं कुछ बजाता हूँ और सोचता हूँ और वो धुन आ जाती है। और लेटली मैंने अभी एक गाना किया, बिल्ला द फोटोग्राफर, जो हरीश दफ्तरी जी का है। तो उन्होंने बोला मुझे 9 सेकंड का गाना चाहिए, जस्ट 12 सेकंड का गाना चाहिए। तो मैं जैसा पूजा पाठ करके बैठा, बिल्ला 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 द फोटोग्राफर, आओ जी फोटो खिंचो आओ जी। सो जस्ट अ 10 सेकंड सॉन्ग, just in 5 minutes it came. So this is the spiritual journey. Without God, music composition बहुत मुश्किल है। वो तो है, वो है, वो तो है। जब हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं होती है, जब वहां से इशारा नहीं आता है, तो हम किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे यू क्रिएटिंग समथिंग ना। अच्छा, Yes. मुझे इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जब आप बोलेंगे मुझे ऐसा एक सिचुएशन है, तो मैं जब बैठता हूँ तो वो धुन आती है। मुझे अभी तक मालूम नहीं कहाँ से आती है। कभी भजन होता है, कभी डांस सॉन्ग होता है, कभी स्पिरिचुअल सॉन्ग होता है, डोंट नो। लेकिन जो सिचुएशन डायरेक्टर बोलता है मुझे, और मैं एक नहीं 4 ट्यून आते हैं, 4 कॉम्पोजिशन। जब भी मुझे एक सिचुएशन बताया जाता है, मैं 4 सॉन्ग सुनाता हूँ, या 4 ऑप्शंस। मैं कभी भी एक ऑप्शन नहीं सुनाता हूँ डायरेक्टर को। और वो जो बेवफाई एल्बम्स है जो आपने सुने ना, जो अगम कुमार निगम की, शुक्रिया शुक्रिया, तो मैं भूषण जी के घर पे जाता था या उनके ऑफिस में, नो इंस्ट्रूमेंट। वो बोलते थे आप सीधा आओ, बस टेबल पे सुनाओ गाना। मैं कीबोर्ड का भी सहारा नहीं लेती, भूषण जी का म्यूजिकल सेंस बहुत ही अच्छा है। तो सीधा मैं वो टेबल पे ना ऐसा मैं गाना सुनाता था। वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। गाना ऐसा पास होता था। रोते रोते यूं ही रात गुजर जाती है, जैसे कोई फर्श पे शीशा बिखर जाता है, वैसे टूटा हुआ अब दर्द सुना जा। ऐसे गाने फाइनल होते थे, नो इंस्ट्रूमेंट। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, गाना ऐसे फाइनल होता था। कैन यू इमेजिन? नो कॉर्ड, नो हारमोनियम, नथिंग। और मैं 10 के 10 गाने सुनाता था, क्योंकि क्या होता था, अगर गाना अच्छा है ना, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मीन्स आपको रेफर करने की जरूरत, सिर्फ लिरिक होता था, बस नेक्स्ट सॉन्ग, और उन लोग टिक करते थे। सीरियसली आई एम टेलिंग यू। और देखो, अगर आप गाना रेफर करके प्रोड्यूसर को सुनेंगे, दैट मीन्स गाना आपको याद नहीं है। गाना आपको याद नहीं तो फिर गाने का रिकॉल वैल्यू नहीं है।
ओके। इट्स एज सिंपल एज दिस। तो अगर आपने गाना देख लिया और आपको याद है ट्यून, तो वो गाना 120 करोड़ को समझ में आएगा। लेकिन इट्स वेरी सिंपल। I'll be honest, आपने अभी जो धुन यहाँ बजाई, सच में बस ये टेबल का साउंड और ये हमारे हैंडल का साउंड इस्तेमाल हुआ है। अभी देखो पूरा बीट है इसमें, ब्यूटीफुल बट एंड अभी जब 120 म्यूजिशियन होते थे तो मैं ऐसे जाके बीच में मैं गाना सुनाता था। आई हैव टू प्ले दिस टाइप ऑफ बीट, चाहे इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो। यही फील है। इसीलिए तो ओल्ड इज गोल्ड क्यों कहा जाता है, बिकॉज हर एक धुन, हर एक बीट्स हमें सुनाई देती है। Yes, yes. एक और सवाल है, जी जी। आप जो कोई फरियाद, क्या उस गाने को लेके कुछ विवाद हुआ था? विवाद नहीं हुआ था कि जैसे गाना रिकॉर्ड हुआ था तो एक बार जब जगजीत जी आए, हालांकि उनके साथ हम लोग ने रिहर्सल भी किया, बट उन्होंने ट्रैक नहीं सुना था। ओके। तो जब उन्होंने ट्रैक सुना तो एक दिन मुझे बुलाया मिस कि क्या मैं कुछ इसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, मिस वेरी स्वीटली वेरी पोलाइटली। तो मैंने बोला जगजीत जी आपको जरा स्क्रिप्ट सुनना पड़ेगा। हालांकि उस समय हम लोग ने सुनाया था, मैंने उनको सुनाया था, वो मेरे बहुत करीब रहते थे ब्रिज कैंडी में। तो एक दिन मैं सुबह गया, मैंने बोला जगजीत जी ये फिल्म है ना, ये पैनाविजन कलर में शूट होने वाला है, इसकी ये कहानी और ये जो म्यूजिक है इसमें एक पूरी स्क्रिप्ट है। मैं बोला देखो वो पेपर का साउंड आता है, फिर सडनली करके एक साउंड आता है, तो ये पूरा एक स्क्रीन प्ले है। तो ही बिलीव्ड मी, बट ही हैड अ फीलिंग कि ये सब म्यूजिक जो लोग बोलते करते नहीं है कुछ। अच्छा। हाँ, मैं बोला सर वो शाह इंडस्ट्रीज बिकने वाला है, वो प्रियांशु आता है, वो देखता है वो संदली सिन्हा को, उसकी पूरा, क्योंकि उसका फियांसे मर चुका है और पूरी ऑफिस नीलाम होने वाला है, और फिर वो भाग जाता है और वो रो रही है। तो इट वाज क्वाइट अ बिग इंट्रो। तो वो बोल रहा था इसको थोड़ा शॉर्ट करो, छोटी बातें थी कुछ, ये कुछ थोड़ा मैं इंडियनाइज करूं, क्योंकि बहुत वेस्टर्न ट्रैक था वो। लेकिन उसमें जो अरेंजर थे सुरेश लालवानी, वी हैड पुट अ लॉट ऑफ इंडियन थिंग्स, और जगजीत जी जस्ट हैड अ फीलिंग। देन क्या हो गया, वो बिजी रहे, फिर वो गाना रिकॉर्ड हो गया, फिर वो शूट हो गया। एक दिन करीब 1 बजे एक नंबर बज रहा था +44, आई थिंक दैट इज लंदन कोड। तो 2 बार बजा, तो एक दिन मैंने उठाया, तो जगजीत जी का फोन था एक्चुअली, वो लंदन से। अच्छा। तो वो किसी पब में बैठे थे, शायद ऐसी कोई जगह, रेस्टोरेंट जहाँ म्यूजिक चल रहा है। तो उन्होंने बोला निखिल भाई कोई फरियाद पे सब लोग स्लो डांस कर रहे हैं। तो ही वाज वेरी हैप्पी। तो मैंने उसको एक चीज बोला था कि जगजीत जी ये गाना ना, ये अगर चल गया ये गाना, तो ये यूथ में गाना हिट हो जाएगा, क्योंकि गाना बहुत ब्यूटीफुल और यंग पिक्चराइज हुआ था, बहुत ही सुंदर। और जगजीत जी ने बहुत कमाल गाया था, एंड यू वोंट बिलीव इट, ही हैड सung 6 or 7 टाइम्स। वो जब भी अंधेरी आते थे तो फोन करता था कि चलो एक बार और अंतरा करते हैं। आई डोंट नो उसको क्या लगा था, वो बेटर करते थे। मुझे 15 दिन लगे वो गाना एडिट करने में, क्योंकि 6 मुखड़े थे, 6 अंतरे थे, मींस इतने टिक्स। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ कोई फरियाद, एंड यू नो दैट इट्स बिकम अ इमॉर्टल सॉन्ग। आज की जनरेशन को 90s का दौर पता नहीं, इसलिए वापस सब आ रहा है। यस यस। तो अब इस 2000 के दौर में जी, क्या हमारी इंडस्ट्री हमें वही पुरानी धुन, म्यूजिक, ऐसे गाने आप कब ला रहे हो? देखो साउंड जो है वो नया ही होगा, क्योंकि हमारा जो यंग जनरेशन है उनको साउंड नया ही चाहिए। तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है सभी लोगों को कि गुड मेलोडी विद न्यू साउंड, गुड मेलोडी, क्योंकि सी चेंज इज इनएविटेबल। एक ही चीज लाइफ में कांस्टेंट है, वही है चेंज, तो वो तो होना ही है। लेकिन मैं भी मिस करता हूँ, क्योंकि मैं भी आज के गाने सुनता हूँ, बहुत सारे गाने बहुत अच्छे भी हैं, जैसे अरिजीत सिंह जी के गाने बहुत कमाल है। तो वो दौर भी ठीक है, लेकिन थोड़ा आगे जाके मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बेसिकली अ सॉन्ग शुड बी हैव अ रिकॉल वैल्यू। तो अगर रिकॉल वैल्यू है तो फिर कौन सा भी दौर में गाना अच्छा ही चलेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आ रहे हैं, सर वो गाने वापस लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो मेरे पास बहुत सारे कॉम्पोजिशंस है उस तरह के, बहुत सारे। तो अगर ऐसे प्रोड्यूसर मिले, जो अभी मिल रहे हैं मुझे, कि दे ट्राइंग टू ब्रिंग बैक दैट मेलोडी ट्रैक, नॉट दैट द न्यू जनरेशन इज मेकिंग बैड म्यूजिक, इट्स नॉट दैट। ओनली थिंग, अगर इतने लोग बोल रहे हैं कि कुछ कमी है तो कुछ कमी है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पहले जो म्यूजिक था वो फिल्मों में हम जाते थे तो हम गानों के लिए जाते थे, वो नहीं है। गाना बहुत हो गया, 2 मिनट का गाना हो गया, और फिर आप बोलते हो बॉक्स ऑफिस में फिल्म नहीं चलती है।
मैंने खुद बातों बातों में फिल्म 20 बार देखा था। मैंने खट्टा मीठा फिल्म ड्रीमलैंड में और आने वाला पल जाने वाला है, वो जो फिल्म थी गोलमाल, मैं खुद 15 बार देख चुका हूँ। कौन सा उसमें बड़े स्टार्स थे उस समय, बहुत अच्छे एक्टर्स थे, विद्या सिन्हा जी, अमोल पालेकर जी। क्यों म्यूजिक, सलीलदा का म्यूजिक था। न जाने क्यों होता है जिंदगी से के साथ। और वो मैं इतने बड़े फैन था योगेश जी का, जो पोएट है योगेश, और मैं उनके साथ काम भी किया। सर वैसे तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन हमारा शॉर्टकास्ट है, इसीलिए आखिरी सवाल है जी कि 90s की दौर, 90s 80s 70s जो दौर था म्यूजिक, और अब 2000, अगर वो दौर हम वापस लाना चाहे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर वो 90s का दौर वापस लाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको वो गाने लेने पड़ेंगे जो मेलोडियस हो, जो हार्ट को टच करे, और जो वैलिडेशन जो होता है गाने में वो एक आदमी सिलेक्ट करे। अभी टी सीरीज का सक्सेस यही है कि गुलशन जी गाने फाइनल करते थे, या अनुराधा जी गाने फाइनल करते थे, और भूषण जी फाइनल करते थे। मुझे नहीं कभी ऐसा हुआ कि 10 लोग गाना सुन रहे, एक टीम सुन के, फिर अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग अलग सोच, किसी को ये गाना पसंद ही नहीं आएगा, हर आदमी का एक अलग अलग चॉइस होता है। सो जो लीडर है जो गाना चूज करेगा, there has to be only one person basically who will call the shots. Secondly, अगर आपको गाने हिट करने 2000 में, तो आपको ऑर्केस्ट्रा वापस लाना पड़ेगा। See, all the songs are sounding the same. वही इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक चल रहा है, वही बीट्स चल रहे हैं, इसके जो बीट्स है तो उसके भी सेम बीट्स है, उसके भी सेम बीट्स है, तो डिफरेंस सिर्फ ट्यून में होता है, करेक्ट? तो बट अलोंग विद ट्यून, व्हाट अबाउट द अरेंजमेंट? पहले एक जमाने में वो स्टार्टिंग म्यूजिक भी लोग याद करते थे। कोई भी गाना, तो ये म्यूजिक भी लोग गाते थे। तो अभी वो म्यूजिक होता ही नहीं है। प्लस जब तक आप ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लाएंगे गानों में, सिर्फ गिटार आज यूज हो रहा है, करेक्ट? बाकी कुछ ओरिजिनल होता ही नहीं, मुझे स्ट्रिंग्स नहीं सुनाई देते, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं सुनाई देते, तो फिर सबके गाने एक जैसे हो जाएंगे। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो धुन भी हमें सुनाई बहुत मजा आया। हमें पता चला कि आज क्यों वो सारे गाने, क्यों उनको लेजेंड कहा जाता है, बिकॉज उनका ये सब डेडिकेशन की वजह से। इट्स रियली अमेजिंग। सो फ्रेंड्स, इनके साथ बात करके तो बहुत मजा आया और काफी चीजें हमें पता चली। तो मैं गुजारिश करूंगी सभी से कि हम वही पुरानी धुन, अगर चाहे तो हमारे म्यूजिशियंस जो स्टूडियोज में आते थे, जैसा इन्होंने कहा कि उन्हें वापस ले आइए, तो अगर आ जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। पिक्चर का मोड, गाने, वापस वही सब चीजें आएगी। तो अगले एपिसोड में मिलेंगे हम एक नए सेलिब्रिटी के साथ। इस एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन अगर आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया तो हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टा, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उसे शेयर कीजिए। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय महावीर।